हाँ भाई, देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमने जीन म्यूटेशन को समझा था, ठीक है। अब मैं एक बार आपको तुरंत उसको रिवाइज कराता हूँ, आप दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है कि म्यूटेशन क्या है। आप जानते हैं म्यूटेशन क्या है। बहुत सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि डीएनए के क्रम में अगर कोई चेंजमेंट हो जाए, वो भी अचानक, डीएनए में जब कोई अचानक चेंजमेंट हो जाता है तो इस घटना को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर हमने इसके देखे भैया टाइप। तो टाइप हमने इसके दो प्रकार के देखे थे, एक तो जीन उत्परिवर्तन, एक गुणसूत्र उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है कि जब चेंजमेंट स्वयं जीन में हो तो उसे हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। और बिंदु उत्परिवर्तन की एक अलग डेफिनेशन बनती है, वो क्या बनती थी? यह परिवर्तन गुणसूत्र के एक विशेष लोकस या स्थान या जीन में होता है, इसीलिए इसको हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था जीन उत्परिवर्तन की टाइप, पढ़े थे जीन उत्परिवर्तन के टाइप। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो टाइप है वो हम संक्रमण, सेकंड जो है वो अनुपथन, थर्ड जो है वो अपर्यायक, फोर जो है निरर्थक, और एक हम, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। तो देखिए भाई, संक्रमण हमने क्या पढ़ा, मैं यहीं पे आपको बता दूं। संक्रमण में क्या होता है, एक प्यूरिन का जो स्थान है वो प्यूरिन ही लेता है, और एक पिरिमिडिन का स्थान एक पिरिमिडिन ही लेता है। बात समझ में आ रही है? संक्रमण उत्परिवर्तन क्या है भाई? कि ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक प्यूरिन का स्थान प्यूरिन और एक पिरिमिडिन का स्थान पिरिमिडिन ही ले, तो उस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम संक्रमण कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा अनुपथन, जिसको हम ट्रांसवर्सन कह के चल रहे थे। तो ट्रांसवर्सन में क्या होता है, एक प्यूरिन का जो स्थान है वो पिरिमिडिन लेता है, या पिरिमिडिन का स्थान एक प्यूरिन लेता है। बात समझ में आ रही है? अनुपथन में क्या था, एक प्यूरिन का स्थान पिरिमिडिन लेता है, या एक पिरिमिडिन का स्थान प्यूरिन लेता है, तो उसे हम क्या कहते थे? अनुपथन कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपर्यायक, मिसेंस जिसको हम कहते हैं। मिसेंस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड उसकी हो मतलब न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार चेंज हो, न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार चेंज हो जिससे कोडोन ही बदल जाए, और कोडोन बदलने से एक नया अमीनो अम्ल जुड़ जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। आपको अपर्यायक में कुछ इस प्रकार माइंड में सेट रखना है कि भाई मिसेंस में न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, और न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से क्या हुआ? कोडोन ही बदल गया, और कोडोन बदलने से एक एक्स्ट्रा, एक न्यू अमीनो एसिड जुड़ जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था नॉनसेंस, निरर्थक। इस निरर्थक में क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस प्रकार चेंज होता है कि वो स्टॉप कोडोन के रूप में बदल जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड में इस प्रकार चेंज होना कि वह स्टॉप कोडोन में बदल जाए, तो उसे हम निरर्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक उत्परिवर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड की हानि हो जाए या एक्स्ट्रा जुड़ जाए, ठीक है, तो उससे उसके कोडोन के पढ़ने का क्रम बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं।
यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं यहां से, और उन क्वेश्चनों के आप आंसर देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आप देखना और उसके क्वेश्चन आप करना, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है ATCTGAT, ठीक है, और यहां पे ATGTGAT। तो आपको बात समझ में आ गई होगी चेंजमेंट कहां पर है ना? आपको पता चल गया होगा। आपको वो जब क्वेश्चन देगा ना, तो इनको अंडरलाइन ही करके देगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम देखें, बात समझ में आ रही है? तो आपके सामने जो ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनके आप मुझे टाइप बताइए कि ये किस टाइप के जीन म्यूटेशन में आते हैं, है ना? और रीजन भी आप इसका लिखना। तो ये 2 आप कर लेंगे। चलिए, एक मैं आपको बताऊं, मोस्टली तो आपसे संक्रमण और अनुपथन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इन दोनों का आप मुझे आंसर बताना, है ना? और इनके और एग्जाम्पल आप खुद करके इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई? हाँ, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आए थे उसने क्या किया था, मोस्टली तो आप बुक के ही एग्जाम्पल देखना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बुक के ही एग्जाम्पल उसने दिए थे और वही एग्जाम्पल वो आपको फिर दे सकता है। ठीक है, और अगर वो चेंज भी करके दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम क्षार क्रम तो जानते हैं, चारों क्षारों को। चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई गुणसूत्री उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? गुणसूत्री उत्परिवर्तन, या जिसको हम गुणसूत्री व्युत्पन्न भी कहते हैं, व्युत्पन्न। तो क्या होता है भाई गुणसूत्री उत्परिवर्तन? जब गुणसूत्र में कोई अतिरिक्त जीन जुड़ जाए या कम हो जाए, तो इसे गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। तो गुणसूत्री उत्परिवर्तन या गुणसूत्री व्युत्पन्न, दोनों ही इसके नाम है, क्रोमोजोम म्यूटेशन या क्रोमोजोम एबेरेशन। ठीक है, जो विकृतियां हमने पढ़ी थी ना 37 में, उसको हम एबेरेशन बोलते थे, और व्युत्पन्न को भी हम एबेरेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो देखिए भाई, आपको पता है म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो जीन म्यूटेशन, एक क्रोमोजोम म्यूटेशन। हमने जीन म्यूटेशन को देख लिया और जीन म्यूटेशन के टाइप देख लिए। अब जो हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड टाइप की, वो कर रहे हैं क्रोमोजोम म्यूटेशन की। ठीक है, तो क्रोमोजोम म्यूटेशन क्या होता है भाई, कि इसमें जो चेंजमेंट है वो जीन में तो नहीं होता है, स्वयं जीन में नहीं होता, गुणसूत्र में होता है ना? अब गुणसूत्र के ऊपर ही जीन होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब पूरे गुणसूत्र में कोई एक्स्ट्रा जीन जुड़ जाए या कोई जीन कम हो जाए, तो इस घटना को हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है गुणसूत्री उत्परिवर्तन की। क्या? कि जब गुणसूत्र में कोई एक्स्ट्रा जीन जुड़े या कोई जीन कम हो, तो इसे हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मोस्ट वन बात आती है इसके टाइप के बारे में, कि भाई
गुणसूत्री उत्परिवर्तन के प्रकार। तो इसके टाइप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये 2 प्रकार का होता है। अब यहां से आपको विशेषकर समझना है। जीन म्यूटेशन के हमने 5 टाइप आपको बताए थे, 6 टाइप है आपकी बुक में, जिसमें से मैंने आपको 5 टाइप बताए, ठीक है। और अब हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन की बात करें तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है संख्यात्मक उत्परिवर्तन और सेकंड है संरचनात्मक उत्परिवर्तन। मेरी बात को जरा ध्यान से समझो आप कि जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन होता है उसके 2 टाइप होते हैं। गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन और एक संरचनात्मक उत्परिवर्तन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संख्यात्मक उत्परिवर्तन क्या होता है। चलिए मैं आपको यहां एक बात और बता दूं कि जो जीन उत्परिवर्तन हम पढ़ रहे थे, जीन उत्परिवर्तन, तो उस जीन उत्परिवर्तन के 2 टॉपिक रह गए हमसे, है ना। हाँ, क्लास में होते तो आप ध्यान भी दिलवा देते, है ना। सुनिए भाई, एक बार आप इसको स्किप करना, है ना। देखिए मैं दोबारा इस टॉपिक पे हम चलेंगे। एक बार आप जीन उत्परिवर्तन पर आइए दोबारा से। देखो, जीन जो उत्परिवर्तन है उसमें हमने क्या किया था, इसके टाइप देखे थे और टाइप देख लिया हमने इसके 5, जो कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि भाई जीन उत्परिवर्तन की विशेषता या गुण बताइए। क्वेश्चन आ जाए कि जीन उत्परिवर्तन के 4 गुण लिखो, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये हो जाएगा कि ये परिवर्तन अचानक होते हैं, ठीक है। ये एक दिशा में होते हैं, इनका पूर्वानुमान नहीं होता, एक जीन कई बार उत्परिवर्तित हो सकता है। तो हम जीन उत्परिवर्तन में चल रहे हैं। वापस से मैं आपको बता दूं कि जीन उत्परिवर्तन में हमने इसके 5 टाइप देखे थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आखिर जीन उत्परिवर्तन की विशेषता क्या है। तो विशेषता की मैं आपको बात बताऊं कि ये जो परिवर्तन होते हैं वो एक तो अचानक होते हैं, आप सभी जानते हैं, और ये एक दिशा में होते हैं, एक ही सीध में बिल्कुल चलते जाते हैं, ठीक है। और इनका पूर्वानुमान नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। जब कोई चीज अचानक ही हो रही है तो आप उसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं। और एक ही जीन कई बार उत्परिवर्तित भी हो सकता है, एक जीन है वो कई बार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप इन 4 पॉइंटों को नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सब हो सकता है शायद नोट्सों में ज्यादा हो या कम हो। ठीक है भाई, बना लिया क्या? सुनिए, तो ये हो गया। तो ये तो जीन की है विशेषता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक अपने एक मुख्य क्वेश्चन की इसी में, जिसको हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन जन। अब मैं आपको बता दूं क्यों है ये।
एनसीईआरटी सिलेबस में जब ये टॉपिक था तो वो कई बार इस क्वेश्चन को देता था कि उत्परिवर्तन जन क्या है, और हम क्या करते थे, जल्दी से 2 शब्द पढ़े और तुरंत उत्परिवर्तन की परिभाषा लिख दी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि वो हमसे उत्परिवर्तन जन पूछ रहा है, ना कि उत्परिवर्तन। ठीक है, और हम क्या लिख देते हैं, उत्परिवर्तन की परिभाषा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तन जन में बहुत ही अंतर है। यह तो हेडिंग से ही पता चल रहा है। जन मतलब उत्पन्न करने वाले, किसको, उत्परिवर्तन को। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। जैसे एक्सकरण, रेडियो धर्मीकरण, वातावरणीय कारक, मस्टर्ड गैस आदि। तो उत्परिवर्तन जन क्या होता है भाई? भाई ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करें उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो उत्परिवर्तन जन होते हैं वो रासायनिक कारक होते हैं। कौन से कारक? रासायनिक कारक। तो उत्परिवर्तन जन आपसे वो पूछ रहे, जैसे हमारी एक्सकरण है या रेडियो धर्मीकरण है, अल्फा बीटा गामा है, और कोई भी वातावरणीय कारक है, ठीक है, और मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये जो है वो उत्परिवर्तन जन है, मतलब ऐसे फैक्टर हैं जो उत्परिवर्तन होने को प्रेरित करते हैं। तो आप इन दोनों डेफिनेशन को याद रखना, और अगर ये क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो आप उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। कहीं लिखा हुआ है उत्परिवर्तन जन, और आप तुरंत उत्परिवर्तन पढ़ के बस उसकी परिभाषा लिख दें। ठीक है, और ये जो उत्परिवर्तन जन है, मतलब उत्परिवर्तन की जो घटना थी वो मूलर नाम के वैज्ञानिक ने, किसने? मूलर नाम के वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला में एक्स किरणों का प्रयोग करके किया था। उत्परिवर्तन की घटना का जो अध्ययन किया था वो मूलर ने ड्रोसोफिला फलमक्खी में एक्स किरणों का प्रयोग करके किया था। ठीक है, और तब इन्होंने बताया था उत्परिवर्तन जन के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अब जो ये हमारा टॉपिक है वो पूरा जीन उत्परिवर्तन कंप्लीट है। भाई जीन उत्परिवर्तन हम पहले पढ़ चुके थे, तो ये 2 पॉइंट उसके रह गए थे ना, तो ये 2 पॉइंट अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो हमने क्या पढ़ा था, जीन की विशेषता, जीन उत्परिवर्तन की, और एक हमने पढ़ा है उत्परिवर्तन जन। तो उत्परिवर्तन जन हमको पता चल गया कि भाई ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करें उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं, जैसे एक्सकरण, रेडियो धर्मीकरण, वातावरणीय कारक और मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए रफ कर दूं। चलिए अब हम अपने सेकंड टाइप पर आ जाते हैं। हमने पूरे जीन उत्परिवर्तन को यहां पर देख लिया है ना, और जो दूसरा उत्परिवर्तन है वो क्या है? गुणसूत्री उत्परिवर्तन। क्या है? गुणसूत्री उत्परिवर्तन। तो मैं आपको बता दूं कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन हमने क्या देखा कि अगर कोई गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा जीन जुड़ जाए या कोई जीन की कमी हो जाए तो उसे हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन कह रहे थे। ठीक है,
ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन और एक संरचनात्मक उत्परिवर्तन। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन तो आज नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबे टॉपिक हैं और समझाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, क्योंकि इनके काफी टाइम मुझे आपको इनका बेसिक देना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए है ये टॉपिक। नीट में एक दो क्वेश्चन यहाँ म्यूटेशन से आता ही रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं और बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं आपको एक बेसिक इसके बारे में हल्की सी बात बताऊंगा, ज्यादा हम इसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कल दोबारा से इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपकी पूरी बात समझ में आए। ठीक है, तो वैसे आपको जैसे हेडिंग से लग रहा है कि भाई अगर गुणसूत्र में कोई संख्यात्मक रूप से परिवर्तन हो तो वो संख्यात्मक उत्परिवर्तन है। संख्या, गुणसूत्र की संख्या जैसे अधिक हो जाए तो उसे हम संख्यात्मक बोलेंगे, और एक है संरचनात्मक। तो संरचनात्मक से पता चल रहा है कि गुणसूत्र की संरचना में कोई चेंजमेंट हो जाए, गुणसूत्र की केवल संरचना में ही चेंजमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? संरचनात्मक उत्परिवर्तन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कल आप विशेष इस टॉपिक पर ध्यान देना, मिस मत करना क्लास को। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे या उसको हम रिवाइज करेंगे वो केवल जीन म्यूटेशन को करेंगे। बात समझ में आ गई? और जीन म्यूटेशन में जो मैंने बिंदु उत्परिवर्तन की परिभाषा बताई है और जो उसके टाइप मैंने आपको 5 बताए ना, वो टाइप 5 आप जरूर देखना। ठीक है, उनका आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से आएगा। पिछली बार 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आया था। ठीक है, तो इस बार भी यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जीन म्यूटेशन में आप बिंदु उत्परिवर्तन की परिभाषा, उत्परिवर्तन जन की परिभाषा, उसके कारक, ठीक है, और एक दो आप विशेषता देखना। वैसे विशेषता वो आपसे नहीं पूछेगा। और फिर आप संक्रमण अनुपथन इन दोनों को तो बहुत विशेष रूप से करना। ठीक है, तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल।